हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशा एंड आज मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति जो हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था क्लास 9 फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर 1 है, उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, उसके आगे हम एनसीईआरटी की बुक से आज पढ़ेंगे आगे का। तो ये जो है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। आपको मैंने बताया था कि फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वें 1774 में बना था। फ्रांस का राजा बुर्बो राजवंश का राजा था लुई 16वें, वो गद्दी पर बैठा था। ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो 2.1 जो है ये फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कैसे बन गया संवैधानिक राजतंत्र? नेशनल असेंबली ने सन 1791 में नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। जो नेशनल असेंबली थी उसने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इसका उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, क्योंकि आपको पता था कि सम्राट की शक्तियाँ क्या थी? निरंकुश शक्तियाँ थी। जो लुई 16वें अपनी निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता था, मनमानियाँ करता था, उस पर शक्तियों को सीमित करना इसका मुख्य उद्देश्य था नेशनल असेंबली का। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया गया, जैसे विधायिका में, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया एवं हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। जो चित्र में दिखाया गया है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इस तरीके से राजतंत्र बनाया गया फ्रांस का। क्योंकि पहले तो निरंकुश शक्तियाँ थी, राजा चलाता था शासन। उसके बाद ये तीन वर्गों में विभाजित कर दिया गया शक्तियों को। इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका। जैसे कि आप देख रहे हैं, न्यायपालिका में क्या है? न्यायाधीश है। कार्यपालिका में सम्राट की टोपी बनी हुई है और मंत्री बने हुए हैं। और विधायिका में नेशनल असेंबली के 745 सदस्य होते हैं और निर्वाचक में 50,000 पुरुष हैं जो वोट देके बनते हैं। और ये सम्राट का निषेध है और ये नियंत्रण में होता है। और ये न्यायाधीश वोट डालते हैं ना लोग, फिर न्यायाधीश चुने जाते हैं। और ये नीचे लोग बने हुए हैं सक्रिय नागरिक। क्या होते हैं? मताधिकार प्राप्त लोग। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे। निष्क्रिय नागरिक कौन से होते हैं? मताधिकार प्राप्त नहीं, जिससे मताधिकार प्राप्त नहीं होता उसे कहते हैं निष्क्रिय नागरिक। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। चित्र 7 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था थी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। तो 1791 में क्या हुआ था? संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। तो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। तो नेशनल असेंबली कैसे चुनी जाती थी? सबसे पहले जो नागरिक होते थे एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। जैसे चुनाव लड़े जाते ना, वोटिंग होती है, वैसे ही एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे नागरिक, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे ही पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था। तो सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। किन लोगों को था? सिर्फ पुरुषों को था, वो भी 25 साल से अधिक उम्र वालों को, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता था।
मतलब जो वोट नहीं दे पाते थे उसे कहते थे निष्क्रिय नागरिक। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। मतलब निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने यानी कि निर्वाचन के लिए, वोटिंग के लिए, वोट देने के लिए भी, कि उसकी वो योग्यता प्राप्त करने के लिए तथा असेंबली का सदस्य बनने के लिए भी लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी का होना जरूरी था। चलिए आगे चलते हैं। ये जो चित्र दिया गया है, चित्र 8, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र है। दाईं ओर की आकृति फ्रांस को दर्शाती है और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी अधिकार। अब ये स्रोत ख जो है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा गया है वो बताया गया है। नंबर 1 है, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। सेकंड पॉइंट है, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। यानी कि कोई भी समूह हो या व्यक्ति हो, ऐसा अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि लोगों को कोई नुकसान ना हो किसी भी प्रकार का। आगे चलते हैं। बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। कौन से? नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार जन्म से ही प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें। अभी ये स्रोत बताए गए 4 तक हमने पढ़ लिए थे। 5th है, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास था। 6 है, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। 7 है, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है, ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। नज़रबंद का मतलब होता है कमरे में बंद कर देना, उससे किसी प्रकार के का काम बात ना करना, कुछ ना करवाना। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसे स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ये नहीं है कि मतलब क्या बताया गया कि हर व्यक्ति को बोलने, कुछ भी लिखने, सुनने का अधिकार है, छापने का अधिकार, मतलब आज़ादी है इस चीज़ की, लिखने, बोलने, कुछ भी छापने की आज़ादी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत, लेकिन कानून के तहत स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी फिर उसी व्यक्ति की होगी जो आज़ादी के लिए प्रयोग कर रहा है उस चीज़ को। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। तो एक कर भी लगाया जाना चाहिए ताकि लोग उसका सदुपयोग कर सकें। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। सभी नागरिकों की मतलब सैलरी पर भी कर लगाए जाने चाहिए समान रूप से। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। मतलब क्या है? संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अतः किसी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब संपत्ति से, जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। जब तक कि सार्वजनिक रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक
संपत्ति का अधिकार छीना नहीं जा सकता। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। अब ये स्रोत खा जो है चित्र बना हुआ है, क्रांतिकारी पिक्चर जो बनी है, क्रांतिकारी पत्रकार जो पॉल मरा ने अपने अखबार लौमी द पल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया था। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह एक बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लामी द पल से उद्धत, ये चित्रण दिया गया है। आगे चलते हैं। राजनीतिक प्रतीकों के क्या मायने थे, ये चित्र देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है। पहले क्या होता था, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, चित्रों के माध्यम से ही हम पता लगाते थे कि इसमें क्या दर्शाया गया है। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ये ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग चित्र 8 में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया था। ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग में प्रतीकों का प्रयोग किया था कि अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी हुई जंजीर, जो पहला वाला दे रखे ना, हथकड़ी टाइप की है, टूटी हुई जंजीर है ये। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। टूटी हुई जहाँ पे दिखाई गई, इसका मतलब आज़ादी का प्रतीक है दासों की, और बंधी हुई है, इसका मतलब दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, तो बर्छीदार गट्ठर क्या होता है, मतलब इकट्ठा होगी, मतलब एकता में बल है, कहते हैं ना हम लोग, इकट्ठे होकर कोई काम करते तो वो आसानी से हो जाता है, और अलग अलग करके करे तो मुश्किल से होता है। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। आगे चलते हैं। ये त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी ज्ञान, आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। इसमें दिखाया गया है एक आँख पूरे तीनों तरफ उजाला बिखेर रही है। अब ये जो आगे है राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक क्या है, राजदंड। आगे जो अंगूठी टाइप में बनी हुई है, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक है ये। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। अब ये लाल टोपी है, लाल फ्राइजियन टोपी कहते हैं इसे। दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है ये। जब दास स्वतंत्र होते थे तो ये लाल टोपी पहनते थे, जिसे कहते थे लाल फ्राइजियन टोपी। नीला सफ़ेद लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है, नीला सफ़ेद और लाल, जैसे कि इस औरत ने पहना हुआ है। क्रियाकलाप, बॉक्स 1 में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। आगे है डेनो वाली स्त्री है ना, ये फ्रांस की है। ये कानून का मानवीय रूप है ये। विधिपट क्या है, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। अब ये सेकंड पॉइंट है, ले बार्बिये के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र चित्र 8 में चित्रित प्रतीकों की व्याख्या करें। 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 एवं 6 में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं? क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है? 1791 के संविधान से फ्रांसीसी साम्राज्य के कौन से समूह लाभान्वित हुए होते? किसी समूह को इससे असंतोष हो सकता था? किन समूहों को इससे असंतोष हो सकता था? मरा ने भविष्य के बारे में कौन से पूर्वानुमान लगाए थे? ये क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में, लाभान्वित हुए थे या नहीं हुए थे फ्रांसीसी समाज के लोग फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह? 5वां है, फ्रांस की घटनाओं
से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रशा फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रशा, ऑस्ट्रिया हंगरी या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों एवं पादरियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी। अब ये थर्ड पॉइंट है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही थी। अब फ्रांस की स्थिति तो खराब चली रही थी और आने वाले कुछ टाइम तक भी वो तनावपूर्ण बनी रही थी। जबकि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। फ्रांस की जो उथल पुथल चल रही थी ना, मतलब जो गर्मा गर्मी चल रही थी और अस्त ध्वंस तो हो रहा था, बास्तिल में भी हो गया था, तो उससे क्या था, पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। इन चीज़ों को नियंत्रित कर इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जो वहाँ के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने सेना भेजने की योजना बनाई। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। मतलब एक योजना बना रहे थे आसपास के देशों के जो शासक मिलके, पर इससे पहले क्या हुआ, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्त के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। उनके होठों पर क्या थे, लोग जो जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस युद्ध को, जो युद्ध हो गया था यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया कि जनता जीते। उनके होठों पर देशभक्त के तराने थे, उनमें कवि रॉजेट डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। क्या बताया गया इसमें कि क्रांतिकारी जो युद्ध हुए थे उससे क्या हुआ, जनता को भारी क्षति पहुंची थी और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधे पर आ गई थी। अब आदमी चले गए थे युद्धों में, तो क्या हुआ, घर परिवारों की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पे आ गई। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। अब लोगों को क्या लगता था कि देश की एक बहुत बड़ी ज़्यादा लोगों को, देश के बहुत बड़े हिस्से को ये लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। वो सोचते थे औरतों को भी मिले और बच्चों बुजुर्गों को, सबों को राजनीतिक अधिकार मिले। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। कौन, जैकोबिन क्लब एक सफल रहा था एक क्लब। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, तो महिलाएं भी सक्रिय थी। जैकोबिन क्लब जब आया तो महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। किसकी, महिलाओं की, बच्चों, बुजुर्गों, जो भी हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, मतलब गरीब भी थे, नीचे छोटी जाति के, मतलब गरीब हिस्से से भी आते थे। इनमें
छोटे दुकानदार और कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर भी थे, यानी कि वही गरीब वर्ग के। उनका नेता कौन था? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ये इंपॉर्टेंट है। ये उनका नेता था, इसका जैकोबिन क्लब का। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया था। जैकोबिन जो क्लब था ना, के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना जिसे कहते हैं, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। नए शब्द क्या है? कॉन्वेंट। धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। चित्र 9 क्या है? सौकुलात मतलब बिना ब्रीचेस वाले दंपत्ति। आगे चलते हैं। अभी जो चित्र दिया गया है, चित्र 10, नानिन वाले, इसे बोलते हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता। नानिन वाले, लिबर्टी, स्वतंत्रता। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। एक महिला चित्रकार जो बनाया गया है ना, ये महिला के कलाकार का चित्र बनाया गया है। बड़ी मुश्किल से बनाया गया होगा ना, बड़ी मुश्किल से, यानी कि दुर्लभ चित्रों में से एक है। मतलब मुश्किल तरीके से बनाया, मतलब इसमें बहुत मेहनत लगी होगी। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया था कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। मतलब क्रांतिकारी घटनाओं जो हुई थी ना, क्रांतिकारी कार्य हुए थे ये, उसमें क्या हुआ था, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लग गई थी। फिर पहले तो मना था महिलाओं को हिस्सा लेना। महिलाओं के लिए संभव हो गया था कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ ट्रेनिंग दे सकती हैं और हर 2 साल में लगने वाली सैलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सकती हैं। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है कि नारी भी स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकती है। इस चीज़ के लिए चित्र को चित्रित किया गया है कि देखला। इस चित्र को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाएं जिन्हें आपने राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में लिखा है। लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, छड़ों का बरछीदार डंडा, अधिकारों का घोषणा पत्र। ऐसे ही और भी सूची बनाई जो सामान आपने देखे हैं। पिरामिड और टोपी थी ना, लाल टोपी भी थी। पिरामिड समानता का प्रतीक है, जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता था। इन प्रतीकों की सहायता से इस चित्र की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति, इस महिला मूर्ति के बारे में आपकी क्या विचार हैं? इस महिला मूर्ति के बारे में हमारे क्या विचार हो सकते हैं कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता से हर कार्य करने का अधिकार है, मूर्ति बनाने का और क्रांतिकारी युद्धों में हिस्सा लेने का। आगे चलते हैं। इसलिए जैकोबिनों को सोकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन लाल रंग की टोपी कौन पहनते थे? जब दासों को आज़ाद कर दिया जाता था तो वो लाल रंग की टोपी पहनते थे। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। किसने? जैकोबिन क्लब ने। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया था। पेरिस वासियों ने राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। पहले 25 वर्ष तक के पुरुषों को सिर्फ वोट देने का अधिकार था। अब क्या हो गया? 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। नई जो निर्वाचन की असेंबली थी उसे किसका नाम दिया गया? कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, तो 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। 21 सितंबर 1792 में फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया था।
जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। तो गणतंत्र राज्य, गणतंत्र देश कौन सा होता है जहाँ पे सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है, तो उसे बोलते हैं गणतांत्रिक देश। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र हुए। जैसे कि हमारा देश भी तो गणतांत्रिक देश है ना। गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी को, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लुई सोल्वे को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 सितंबर, तो कब सुनाई गई थी लुई सोल्वे को सज़ा? देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई थी। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। किसे? लुई सोल्वे को। जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही शुरू हुआ था। नए शब्द, देशद्रोह किसे कहते हैं? अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। आतंक राज में क्या हुआ था? सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति को अपनाया था। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो शत्रु थे, जैसे कि कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाना चाहिए और एक क्रांतिकारी न्यायालय एवं उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आतंकवाद में क्या कहा गया था कि आतंक का युग कहते हैं 93 से 94, सन 1793 से 1794 को आतंक का युग कहते हैं। तो रोबेस्पियर थे, उन्होंने एक सख्त नीति बनाई थी कि जो भी गणतंत्र देश के शत्रु हैं ना, कुलीन हो गए, पादरी हो गए, राजनीतिक दल हो गए, तो सबकी और उनकी कार्यशैली हो गई से असहमति रखने वाले जो पार्टी के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाना चाहिए और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता है तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम किया जाना चाहिए। यानी यदि जो जज और न्यायालय है उन्हें दोषी करार देता है कि दोषी है, तो गिलोटिन होता है, जैसे फांसी देते हैं ना, सर को कलम कर दिया जाता है, बीच में दोनों तरफ खंभे होते हैं, बीच में दोषी का सर रखो, उसे काट दिया जाता है। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई थी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए आगे बढ़ेंगे। और स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिस ने सन 1793 में लिखा था। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप आगे चलते हैं। बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। सबके लिए क्या किया गया? रोटी, कैसी रोटी दी गई? समता, मतलब सबके लिए बराबर एक जैसी चीज़ें, गेहूं से बनी रोटी, ताकि ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मांतेस्यूर एवं मदाम के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन एवं सितोयिन नाम से संबोधित किया जाने लगा। सितोयन मतलब नागरिक और सितोयिन मतलब नागरिका। फ्रांस में ऐसे संबोधित किया जाने लगा आदमी और औरतों को। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही मतलब त्राहिमाम मचाने लगे। अतः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया
और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया रॉबेस्पियर को। शायद अभी साइड में लिखा है, शायद आप अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। आप इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है। 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ला मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और सघन करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर तुरंतता और अमानवीय न्याय है। इसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। एक क्रियाकलाप दिया गया, डेस मॉलिन्स और रॉबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। राज्य शक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है? निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रॉबेस्पियर का क्या मतलब है? डेस मॉलिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखता है? एक बार फिर स्रोत देखें। व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान में कौन से प्रावधान हैं? इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। अभी जो चित्र दिया गया है, चित्र क्या है? क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए थी। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। ये उत्सव बनाया जा रहा है, मतलब त्योहार। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकली मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। ये मंडप बनाए थे। तो आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है आगे, और क्लास 9th की है ना, ये क्लास 9th की वीडियो और आगे देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। थैंक यू।